दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे इंडिया के देश में 0 रुपीज़ का नोट पहले एग्जिस्ट करता था। मतलब 0 रुपीज़ का नोट पहले हमारे देश में था। और ये कैसा कहाँ से हुआ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। और आपको और एक चीज़ जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारे दुनिया में एक ऐसा रुपया है जो सबसे जिसका वैल्यू बहुत है। मतलब एक ऐसा एक नोट है और नोट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। और वो नोट कौन सा है मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो इस टाइप का बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको नहीं बोलूँगा इस बार सब्सक्राइब लाइक करने के, आप लोग समझदार हो कर देना। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखते रहना। और वीडियो अच्छा लगा तो पता है क्या करना, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या दोस्तों, हमको मालूम है कि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट करेंसी या फिर मुद्रा जिसको बोलते हैं वो कौन सा वैल्यू है, कौन से कंट्री का या फिर कौन सा करेंसी है जो सबसे हाईएस्ट करेंसी है। अगर आपका जवाब डॉलर है तो आपका जवाब गलत है। सबसे हाईएस्ट करेंसी जो है वो है क्यूबेती दिनार करके। और इसका मैं अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊं तो 1 KD इज इक्वल टू 242 रुपीज़ होता है। मतलब अगर आपके पास 242 रुपीज़ है तो उसके पास 1 KD हो गया। मतलब दोनों ये इक्वल होता है। जैसे हमारा यूएस के साथ अगर कैलकुलेट करो तो $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज़ होता है, वैसे 1 KD इज इक्वल टू 242 रुपीज़ होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट करेंसी है दुनिया भर का। अब बात करते हैं कि हमारा जो नोट बनता है, मतलब हमारा जो करेंसी का जो पैसा बनता है वो पैसा कैसा बनता है। आप लोगों को लग रहा हो कि जो सारा पैसा बनता है वो पेपर से बनता है, हाई क्वालिटी पेपर से बनता होगा या फिर पेड़ को काट के मतलब बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर, अफवाह है। जो पेपर बनता है वो कोई हाई क्वालिटी पेपर से नहीं बनता, वो कॉटन और नायलॉन से बनता है। उन दोनों का मिक्सचर से बनता है। और जो उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो 75% होता है कॉटन का, और नायलॉन का 25% होता है। और दोनों को मिला के बनाते हैं हमारा नोट बनता है। और ये इको फ्रेंडली भी होता है और ये डिकम्पोस्ट भी हो जाता है। तो कोई भी इस मतलब कोई पैसा को डाल के डिकम्पोस्ट तो कभी भी नहीं करेगा, वो सबको पता है। लेकिन मैं आपको बस बता दिया है फैक्ट्स के हिसाब से। मैं आपको बताया कि हाईएस्ट करेंसी के बारे में बताया। तो अब आपको और एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू नोट कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा नोट है जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। मतलब एक ही नोट होगा लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हमारे इंडिया में 2000 रुपीज़ का एक नोट होता है और उसका वैल्यू 2000 होता है। पहले 1000 का होता था, अभी 2000 का आ रहा है। ऐसे दुनिया भर में सबसे बड़ा करेंसी वैल्यू कौन सा है, मतलब कौन सा नोट है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा एक नोट है इस नोट का वैल्यू होता है $100 मिलियन पेंगो करके। और ये नोट एग्जिस्ट करता है जिम्बाब्वे में। और ये नोट कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये नोट कैसे एग्जिस्ट किया और ये नोट कहाँ से आया। बस जान लीजिए कि ये एक ऐसा नोट था जिस एक नोट का वैल्यू होता था 100 मिलियन बिलियन पेंगो। ये सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन बैंक नोट एवर होता था। तो ये नोट कैसे हुआ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब जानते हैं कि जैसे US डॉलर है, यूरो है, हमारे इंडियन करेंसी का रुपीज़ है। इस तरह कितना तो करेंसी है, पूरा वर्ल्ड में कितना तो करेंसी एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको बहुत नॉलेजेबल लगेगा। और पूरा देश भर में 185 तो करेंसी है, पूरा 185 तो करेंसी पूरा देश भर में एग्जिस्ट करता है। अब जानते हैं हमारे इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स, जिसमें हम आपको बताऊंगा कि कुछ कॉइन से लेके, जैसे आपको देखे होंगे हमारे इंडियन कॉइन्स। और इंडियन कॉइन्स का 1 रुपया कॉइन, 2 रुपया कॉइन, 5 रुपया कॉइन, 10 रुपया कॉइन, इतना सारा कॉइन आप नॉर्मली देखते होंगे। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो 1 रुपया का कॉइन होता है, उसको 1 रुपया कॉइन को बनाने के लिए एक मशीन को लगता है 1.11 रुपीज़ लगता है। मतलब 1 रुपया 11 पैसा लगता है एक कॉइन को बनाने के लिए, 1 रुपया कॉइन को बनाने के लिए। और जहाँ पे 2 रुपया कॉइन को बनाने के लिए लगता है 1 रुपीज़ 28 पैसा लगता है। और 5 रुपया कॉइन को बनाने के लिए 3 रुपीज़ 69 पैसा लगता है। और 10 रुपीज़ कॉइन को बनाने के लिए 5 रुपीज़ 54 पैसा लगता है। तो ये देख सकते हो, आप चार्ट देख सकते हो, जहाँ पे 1 रुपीज़ कॉइन को बनाने के लिए 1.11 पैसा लगता है और 1 रुपया बनाया नहीं और 1 रुपया खर्च कर लिए।
तो ये 1 रुपया कॉइन को बनाने के लिए हमारा गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान होता है, मतलब इसको लॉस हो जाता है। और बाकी 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया बनाने में उनका कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वो जितना अमाउंट बनाते हैं उतना अमाउंट का खर्च नहीं होता। लेकिन 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन बनता है 1 रुपया। तो ये था हमारे इंडियन कॉइन्स के बारे में फैक्ट्स। अब बात करते हैं और एक फैक्ट्स के बारे में, इंडियन कॉइन के बारे में। तो और एक आप देखे होंगे इंडियन कॉइन के नीचे देखे होंगे एक शेप होता होगा, मतलब जहाँ पे हमारे ईयर्स लिखता होगा कि ये ईयर में ये कॉइन बना था या फिर मैन्युफैक्चर हुआ था, इन्वेंट हुआ था, जो भी हुआ था, ईयर लिखा होता है। और ईयर के नीचे देखे होंगे एक शेप होता था, मतलब डायमंड का शेप या स्टार शेप होता था। और आपको ये शेप का मतलब पता नहीं होगा, कुछ कुछ वो पता भी होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी ये शेप का मीनिंग क्या है। ये जो शेप होता है, ये शेप ये दिखाता है कि ये कहाँ बना है। मतलब ये शेप बनाने का मीनिंग होता है कि ये शेप कहाँ पे बना है, ये मतलब ये कॉइन कहाँ पे बना है और कहाँ से बन के रहा है। और जहाँ पे डायमंड शेप होता है समझ लेना कि ये मुंबई में बना हुआ है, और जहाँ पे कोई शेप नहीं हुआ वो समझ लेना वो कोलकाता में बना हुआ है, और जहाँ पे स्टार शेप बना हुआ है वो उधर समझ लेना वो नोएडा में बना हुआ है। तो इस टाइप का ये पूरा चार्ट देख सकते हो, जहाँ पे शेप के वाइज जगह का नाम लिखा हुआ है। आपको और एक शॉकिंग फैक्ट्स पे बताऊं कि हमारे इंडिया में पहले के ज़माने में 0 रुपीज़ का नोट एग्जिस्ट करता था। मतलब पहले के टाइम में 0 रुपीज़ का भी नोट था। मतलब आज का टाइम जैसे 10 रुपये का नोट 20 रुपये का नोट आपको दिख रहा है, वैसे उस टाइम में 0 रुपीज़ का भी नोट था। तो आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि 0 रुपीज़ का नोट किस काम के लिए काम आ रहा होगा और उसको बनाते क्यों थे। तो 0 रुपीज़ को नोट एक्चुअली बनाने का रीज़न था करप्टेड, मतलब जो करप्शन के लिए वो बनाए थे। मतलब आप लोगों को पता होगा कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में करप्शन बहुत बढ़ गया है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग, मतलब ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा होते हैं जो लोग करप्टेड होते हैं, करप्शन के लिए होते हैं, तो उन लोगों के लिए बनाते हैं। तो 0 रुपीज़ का वैल्यू का नोट भर के बैग दे दो, मतलब एक बैग में 0 रुपीज़ का नोट भर देना, उसको दे देना कि फुल टॉप पैसा है उसको करके दे दो, और जब वो नोट खुलेगा तो उसको 0 रुपीज़ का नोट मिलेगा, जिसका वैल्यू 0 ही होगा, कुछ वैल्यू नहीं है उस नोट का, लेकिन पैसा मिल गया उसको। तो इस रीज़न के लिए कुछ एक बनाए थे, ये नोट बनाए थे, लेकिन फिर कुछ साल के बाद उसको बंद कर दिए। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, और कुल मिला के उस टैक्स को मिला देंगे तो हम लोग कितना टैक्स देते हैं, पूरे देश भर में हम कितना टैक्स देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टैक्स होता है वो जीएसटी आता है, आप सबको पता होगा। जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्सेस, उसका 18% होता है। और उसके बाद जो आता है वो इनकम टैक्स आता है जो 30% होता है। और आपको सबको पता होगा कि इनकम टैक्स सबके लिए नहीं होता, जिसका एनुअली 5 लाख से ज़्यादा होता है वो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वो 30% के हिसाब से। अब बात कर और एक टैक्सेस ले जाते हैं जो बैंक गेट के हिसाब से ले जाते हैं, गेटवे के हिसाब से ले जाते हैं, जो बैंक के लोग ले जाते हैं 2% के हिसाब से। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 18%, 2%, 30% मिला के 50% टोटल टैक्स ले जाता है हमारा गवर्नमेंट। मतलब आप अगर 1000 रुपया कमाते हो तो 500 रुपया वो पहले आपसे टैक्स ले जाएगा, और 500 रुपया आपके जेब में। तो ये था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे इंडियन नोट्स को लेके। मेरे दिमाग में और एक सवाल आया है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर मतलब गरीबी को हटाने के लिए अगर सबके हाथों में 10-10 करोड़ का नोट छपा के दे दी जाए तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है क्या? मतलब अगर सब मतलब जितना चाहे, जब तक मतलब गरीबी खत्म ना हो तब तक नोट छपा दिया जाए और छपा के सबके हाथों में दे दिया जाए, सबको 10-10 करोड़ दे दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो ये मेरे दिमाग में सवाल आया, और आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। अगर ये आपका सवाल आया तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। और आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सिली क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों ये सिली क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन भरा पड़ा है गूगल में, देख सकते हो। मतलब इतना सारा सर्च है गूगल में, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं तो आपको दे रहा हूँ। ऐसा करने का रीज़न ये हो गया मतलब सपोज एक चीज़ कोई सामान बेच रहा है वाह, और उसको वो इसीलिए बेच रहा है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। अगर उसके पास पहले से पैसा होगा तो वो सामान बेचेगा क्यों? और एक चीज़, वो सामान बेचेगा नहीं तो वो बेचेगा नहीं तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं तो लोग खाएंगे नहीं। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो मतलब पैसे का कमी है, इसलिए लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है। अगर पैसे का कमी किसके पास होगा ही नहीं
तो सब लोग काम करना बंद कर देंगे, अपने वो पैसा को उड़ाने लगेंगे, और पैसे को उड़ाने लगेंगे और कोई खाने के लिए भी नहीं होगा, कुछ रहने के लिए भी नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी हिसाब से इसकी यूज है, उसके ऊपर बात करते हैं। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी इसीलिए यूज है क्योंकि जो डॉलर है वो अमेरिका का है, और अमेरिका का जीडीपी सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे बहुत उसका जीडीपी सबसे ऊपर होता है, और उसकी वजह से इसको डॉलर यूज होता है। और उसका जो मेन रीजन है, मतलब डॉलर को यूज करने से पहले लोग यूज करते थे गोल्ड को इंटरनेशनल करेंसी से हिसाब से पहले यूज करते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद सबका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, मतलब सब लोग इकोनॉमिकली सब लोग नीचे गिर गए थे। लेकिन जो अमेरिका था वो थोड़ा स्टेबल में था और वो थोड़ा ठीक ठाक था। और जब वर्ल्ड बैंक शुरू हुआ तब वो डॉलर को लेके शुरू हुआ, और अमेरिका के पास भी गोल्ड का थोड़ा ज़्यादा था, गोल्ड उसके पास थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि बाकी कंट्री के पास तो सब खत्म हो गया था वर्ल्ड वॉर में। इसकी वजह से जो यूएस डॉलर को ले लिए वर्ल्ड बैंक में और इसको यूज करने लगे। और अभी का टाइम में जैसे आपको बोला कि टोटल वर्ल्ड भर में 85 तो करेंसी यूज होता है, 185 तो करेंसी यूज होता है। तो 185 की करेंसी जो यूज होता है वो अपने ही देश के भर में यूज होता है, बाकी बाहर यूज नहीं होता। लेकिन जो डॉलर होता है वो 80% बाहर यूज होता है, इंटरनेशनल यूज होता है, और उसकी वजह से इसको इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से इसको जाना जाता है। तो ये था कुछ फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारा करेंसी और फाइनेंस से लेके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इस टाइप का वीडियो आपको सबके लिए मिलाता रहूंगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, नया टॉपिक, तब तक अलविदा। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit